हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है हिंज करना। अगर आप किसी चीज के ऊपर हिंज कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं। हिंज ऑन, रिलाई ऑन, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन बैंक ऑन मी। तो इन अपॉन के साथ सब में अपॉन भी आ सकता है। इस सब का मीनिंग क्या होता है कि मतलब तुम मेरे ऊपर डिपेंड कर सकते हो, कोई मुश्किल हो तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर एक होता है कॉन्टिंजेंट ऑन। कॉन्टिंजेंट का ऑन का मतलब क्या होता है, इस चीज का होना इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कंटिंजेंट ऑन भी यूज करते हैं। सबका मीनिंग क्या है, डिपेंडेंट होना किसी ना किसी चीज के ऊपर। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड आपका वर्ब हो गया। टू डिपेंड एंटायरली ऑन और भी कंटिंजेंट ऑन, किसी चीज के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होना। डिपेंड करना, रेस्ट करना, पिवट करना मीन्स पूरी तरीके से मैं उसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। लीन करना, राइट। लीन करने का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना। एंटोनिम्स डिसरिगार्ड कर देना, कोई वैल्यू नहीं देना, डिटैच कर देना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। डिफाई कर देना मीन्स बिल्कुल ही अपोज कर देना, उस चीज के खिलाफ हो जाना, उस चीज को रेजिस्ट कर देना। ये सारे के सारे एक तरीके से क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो जो सक्सेस है प्रोजेक्ट की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि हमें अच्छा खासी फंडिंग मिल जाए, हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाए। तो जो प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगले वर्ड पे आते हैं स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मीन्स जांच, लास्ट में INY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। तो किसी चीज की बहुत ही क्लोज और डिटेल्ड जांच जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी। हाँ, एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया, PNB द बैंक यू कैन बैंक अपॉन, तो मतलब वो बैंक जिसके ऊपर आप निर्भर हो सकते हो। इंस्पेक्शन, एनालिसिस, रिव्यू, किसी चीज की जांच। एंटोनिम्स आपने निग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। ओवरलुक करने का मतलब भी वही होता है, निग्लेक्ट कर लिया। तो जो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स थे उनको बहुत ज्यादा उनकी जांच की जाएगी या उनकी जांच की गई, पास्ट है, ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ऑडिट के दौरान उन फिनेंशियल रिकॉर्ड्स की बहुत ही ज्यादा जांच की गई। अच्छा अच्छा, स्क्रूटनी से एक वर्ड आया, बहुत बार एग्जामिनेशन में इसका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है। एक वर्ड होता है असेस, एक वर्ड होता है एक्सेस और एक वर्ड होता है एक्सेस। इन तीनों में डिफरेंस सभी को पता है। असेस जो होता है वो स्क्रूटनाइज करना होता है ना, ये वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की जांच करना। वही स्क्रूटनाइज करना मतलब किसी चीज को असेस करना मीन्स इवेलुएट करना, उस चीज की जांच करना मतलब स्क्रूटनाइज करना। ये जो एक्सेस है इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, नाउन की तरह भी यूज करते हैं। मतलब किसी चीज को यूज करना या किसी चीज का हक होना यूज करने का। मेरे पास इसका एक्सेस है मतलब मेरे पास हक है इसको यूज करने का, मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ। ये जो एक्सेस होता है ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, कभी कभी नाउन की तरह भी यूज हो जाता है। एक्सेस मीन्स मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितना है उससे ज्यादा, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये क्या होता है, ये वाला एक्सेस होता है। अच्छा, एक वर्ड और आया था सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ना एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट को ना सब्जेक्टेड कर दो। देखो हमेशा याद रखना ये सब्जेक्ट आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा, बट पहले मैं अपने आप को हटा लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए स्क्रीन पे। हाँ, तो सब्जेक्ट जो होता है ना वो वर्ब की तरह भी यूज होता है ना। तो सब्जेक्ट जब वर्ब होता है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, सब्जेक्टेड हो जाती है ना। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है आपका शब्द, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो ये एक एडजेक्टिव भी होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक नाउन भी होता है। तो ये तीनों रोल्स प्ले करता है, वर्ब का भी, एडजेक्टिव का भी, नाउन का भी। तो यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड सब्जेक्ट थे, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ क्या किया गया, रिकॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ सब्जेक्टेड लिखा होता वो भी सही होता, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस केस में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का रोल प्ले कर देता और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो सब्जेक्ट भी सही है और सब्जेक्टेड भी सही है, दोनों सही होते हैं। दोनों में से किसी में भी एरर मत मार्क करना, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिबिलिटेटिंग।
अगर आप किसी चीज को डिबिलिटेट कर रहे हो मतलब आप उसको कमजोर बना रहे हो। तो चलो कमजोर बनाने के ही कुछ सिनोनिम्स रिवाइज कर लेते हैं। सभी लोग मुझे सिनोनिम्स बताएंगे कमजोर के, जल्दी जल्दी बता दो। चलो पहले एफ वाले सारे वर्ड्स बता दो। फ्रेजाइल, फ्रेल, फीबल। अब मुझे वल्नरेबल वाले सारे शब्द बता दो। वल्नरेबल मीन्स आप पे बहुत आसानी से अटैक हो सकता है। वल्नरेबल, ससेप्टेबल, प्रोन। अब मुझे वो वाले वर्ड बता दो जिसमें आपकी सारी पावर छीन ली गई है, मतलब आप कमजोर हो गए हो। इम्पोसेंट, इम्पोर्टेंट। अब मुझे थकान वाले सारे वर्ड्स बता दो कि आप बहुत थक चुके हो, मतलब आपकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, आप कमजोर हो चुके हो। एनर्वेटेड, फैटिग्ड, एग्जॉस्टेड, क्रिपल्ड, डिबिलिटेटेड। अब मुझे नाजुक वाले वर्ड्स बता दो। डेलिकेट, टेनुअस, फ्लिम्सी। जो इंसान डरपोक होगा वो भी कमजोर ही होगा, तो टिमिड, मीक। डरपोक इंसान भी कमजोर है। फिर प्यूनी, जिसके अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बहुत थका हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये सारे के शब्द नियर सिनोनिम्स हैं कमजोर शब्द के। तो ये तो सारे एडजेक्टिव्स थे। ये क्या है, डिबिलिटेट करना, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। तो V1 प्लस आईएनजी को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकता है। तो डिबिलिटेट करना मीन्स किसी को कमजोर बना देना। तो मेकिंग समवन वेरी वीक और इनफर्म। क्रिपल कर दिया, वीकन कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, थका दिया। एंटोनिम्स, स्ट्रेंथन कर दिया, स्ट्रांग बना दिया, इनविगोरेट कर दिया, एनर्जी दे दी, एनर्जाइज कर दिया, एनर्जी दे दी। तो डिसीज का क्या था, कमजोर बनाने वाला इफेक्ट था उसकी एबिलिटी को, किस चीज की एबिलिटी, कि वो डेली टास्क कैसे कर सकता है। चलो स्ट्रांग बनाने की बात करिए, स्ट्रांग बनाने के भी कुछ सिनोनिम्स बता दो। स्ट्रांग, कोई इंसान अगर स्ट्रांग है तो वो कैसा है, आयरन क्लैड है। कल ही इसके सिनोनिम्स पढ़े थे बहुत सारे, जो वो कैब शॉर्ट्स में आपको मैं दे रही हूँ, उसमें कल स्ट्रांग के सिनोनिम्स थे। सभी लोग मुझे बताएंगे। आयरन क्लैड है, क्या है, स्टाउट हार्टेड है, स्टर्डी है, रेजिलियंट है, रोबस्ट यूज करते हैं किसी सिस्टम के लिए, रोबस्ट वो सिस्टम है। फोर्टिफाइड है, स्ट्रॉन्ग बनाया गया है उसको। बोल्स्टर्ड है, उसको क्या किया गया है, स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। बहादुर भी है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेलियंट है, बहादुर है, वेलोरस है, बहादुर है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो सारे वर्ड्स किसके हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने के, राइट। चलो अगले पर आते हैं। बसलिंग, बसलिंग मीन्स भरा हुआ है। ये जो शहर है ना, ये बसलिंग विद शॉप्स है, मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब फैला हुआ है, बसलिंग है। हसल एंड बसल, शहरों में क्या होता है, हसल एंड बसल, एक फ्रेज यूज करते हैं, हसल एंड बसल। इसका मतलब क्या है, बहुत ही भीड़ भाड़ होना। तो बसलिंग है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। फुल ऑफ एनर्जेटिक एंड नॉइजी एक्टिविटी, मतलब पूरे टाइम एक्टिविटी एक्टिविटी हो रही है। हाँ, इंट्रेपिड का तो मतलब होता है वो इंसान जिसको खतरा नहीं, डर नहीं लगता, वो इंसान जिसको, जो बहुत बहादुर होता है उसको बोलते हैं इंट्रेपिड। हाँ, स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो इंट्रेपिड भी लिख सकते हैं ब्रेव में, राइट। तो लाइवली है, बिजी है, वाइब्रेंट है, फुल एनर्जी ही एनर्जी है। एंटोनिम्स, क्वाइट है, शांत है, आइडल है, काम है, शांत है, सीरीन है। सीरीन का मीनिंग क्या था, शांत है। ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होता है, शांत है। तो मार्केट प्लेस जो है भरा पड़ा था शॉपर्स से, दुकानदारों से और वेंडर से। वेंडर्स कौन होते हैं, ठेले वाले, उन लोगों से। जो मार्केट थी वो पूरी तरीके से भरी पड़ी थी। अगले वर्ड पे आते हैं, मैं स्क्रीन पे वापस आ जाती हूँ। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब क्या होता है, जब कोई काम चल रहा होता है तो ना ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उस पर काम किया जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मतलब जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे कि आगे का कंस्ट्रक्शन हो सके। आप लोगों ने देखा होगा ना, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, लोहे का होता है और फिर इस पे खड़े होकर काम करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड टू सपोर्ट वर्क ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और रिपेयर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, सपोर्ट। क्रम्बलिंग मीन्स गिरता हुआ, टूटता हुआ। तो जो स्कैफोल्डिंग थी, जो स्ट्रक्चर था जो टूट रहा था,
उसने हाईलाइट किया कि कितनी फ्रेजिलिटी है। फ्रेजिलिटी का मतलब अभी अभी हमने क्या पढ़ा, फ्रेजाइल था वीक, तो फ्रेजिलिटी क्या हो गया, वीकनेस। तो सिटी का, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वही हो गया, सारी चीजें आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स वगैरह, वो कितना क्या है, कमजोर है। नेक्स्ट वर्ड इज डिम्यूनिशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ये वर्ड डिम्यूनिशन कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है डिमिनिश से। डिमिनिश शब्द का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कम करना, और उसी का नाउन फॉर्म क्या है, डिम्यूनिशन। तो किसी चीज के साइज में, एक्सटेंट में, इंपॉर्टेंस में रिडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिम्यूनिशन बोलते हैं। चलो हम डिक्रीज और इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे सभी लोग इंक्रीज के सिनोनिम्स बताएंगे। देखते हैं कितने सिनोनिम्स आप बता सकते हो मुझे इंक्रीज वर्ड के। कोशिश करते हैं 20 सिनोनिम्स लिख पाए इंक्रीज के। सर्ज, स्पाइक, स्काई, पहले एस वाले सारे वर्ड्स लिख रहे हैं, स्काई रॉकेट जो जो याद आ रहे हैं, सोर, स्पाइरल। चलो अब आगे के लिखते हैं, ए वाले लिखने की कोशिश करते हैं जो जो याद आ रहे हैं, एम्पलीफाई, ऑगमेंट, इंटेंसिफाई करना, बढ़ा देना, राइट, रैंप अप कर देना, बढ़ा देना, हाइक, मशरूम, एग्रावेट और एग्जासर्बेट खराब चीज को बढ़ा देने के लिए यूज करते हैं, एग्रावेट, एग्जासर्बेट, प्रोलिफरेट, बढ़ा देना, और बलून, राइट, मीन्स बढ़ा देना, बर्जियन, कोई चीज बर्जियनिंग है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, बढ़ती हुई है, इंक्रीज करती हुई। स्नोबॉल, राइट, स्नोबॉल कर रही है, इसका मतलब बहुत तेजी से वो चीज क्या कर रही है, बढ़ रही है। एसेंड कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मीन्स इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। कितने हो गए 20, 2 4 6 8 10 2 4 6 7 8, दो और बता दो। बूम कर रही है, राइट, बूम कर रही है, इंक्रीज कर रही है। एक और शब्द रह गया है, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, कोई चीज बढ़ रही है, राइज है, तो फिर इजी वाले वर्ड्स हो गए, राइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ये सारे शब्द कैसे हो गए, एक्सपैंड कर रही है, इजी वाले वर्ड्स हो गए। मीन्स हाँ, थ्राइव कर रही है, थ्राइव का मतलब क्या होता है, ग्रो कर रही है, तेजी से क्या कर रही है, बढ़ रही है। स्केल कर रही है, स्केल अप कर रही है, मीन्स तेजी से बढ़ रही है। रॉकेट, स्काई रॉकेट कर रही है, फ्लरिश कर रही है, तेजी से ग्रो कर रही है। चलो अब मुझे कम होने वाले वर्ड्स बता दो, अपने आप को फिर से मैं हटा लेती हूँ। चलो डिक्रीज के कुछ सिनोनिम्स बताएंगे। आप किसी चीज को कम कर रहे हो, इसका मतलब वो चीज डिक्रीज हो रही है। प्लमिट कर गई है, मतलब नीचे चली गई है, बहुत तेजी से गिर गई है। प्लंज कर गई है, बहुत तेजी से कम हो गई है। सबसाइड कर गई है, कम हो गई है। आपने उस चीज को अबेट कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। वो चीज डिप्लीट कर गई है, कम हो गई। उस चीज को आपने कर्टेल कर दिया है, मतलब आपने उस चीज को कम कर दिया है, रोक दिया है। और कोई वर्ड याद आ रहा है, आपने उस चीज को अटेनुएट कर दिया है, मतलब आपने कम कर दिया। कोई चीज डाइव कर गई है, राइट, मतलब कम हो गई है। फिर वो सारे वर्ड्स तो आ ही जाएंगे, मिटिगेट, मॉलिफाई, पैसिफाई, उसको का मीनिंग होता है प्रॉब्लम्स को कम कर देना। वो चीज वेन कर रही है, कम कर रही है। विदर कर रही है, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, मुरझाती जा रही है। नोज डाइव कर रही है, राइट, इसका मतलब बहुत तेजी से कम हो रही है। तो ये सारे वर्ड्स थे कम करने के। तो इन सब का नाउन क्या था, डिम्यूनिशन, मीन्स डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन, लेसनिंग, मीन्स चीज कम होती जा रही है। एंटोनिम्स बढ़ती जा रही है, इंक्रीज, एक्सपेंशन, एनलार्जमेंट, ऑगमेंटेशन, इंक्रीज होती जा रही है। तो जो कंपनी के प्रॉफिट जो कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा परेशान हो। अगले वर्ड पे आते हैं, एल्यूसिव। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि डॉन कैसा है, डॉन एल्यूसिव है, पकड़ में ही नहीं आता डॉन। लास्ट में आईवी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव है। तो डिफिकल्ट टू फाइंड, अचीव, रिकॉल, कोई चीज याद ही नहीं आ रही, पकड़ ही नहीं पा रहे, उसको ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, वैसे बार बार भाग के निकल जा रही है,
इंटैंजिबल है, पकड़ ही नहीं पा रहे, एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, समझ में ही नहीं आ रही, फ्लीटिंग है, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, क्षण भर का, क्षण भर के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग। कोई चीज अगर क्षण भर की है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, वो चीज कैसी है, एफीमेरल है, कैसी है, ट्रांजिएंट है, मोमेंटरी है, टेम्पोररी है। इसका मतलब क्या होता है, टेम्पोररी है, क्षण भर की है। मोमेंटरी जैसा एक और वर्ड होता है मोमेंटस, इसका मीनिंग क्या होता है मोमेंटस का, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज जो कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या बोलते हो, मोमेंटस। तो देखने में एक जैसे बट मीनिंग बिल्कुल अलग है। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है। एंटोनिम्स एक्सेसिबल है, क्लियर है, डेफिनेट है, ऑब्वियस है, मतलब बिल्कुल क्लियर है। चलो मुझे क्लियर वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। आज कोशिश करते हैं कि क्लियर वर्ड के कम से कम 20 सिनोनिम्स तो लिख लें। पता नहीं लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, चलो कोशिश करते हैं। कोई चीज अगर क्लियर है तो कैसी है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, 20 ज्यादा हो गए, कोशिश करते हैं चलो। लिम्पिड है और क्या है, एविडेंट है, ऑस्टेंसिबल है, ऊपर ऊपर से तो वही दिख रही है, ऊपर ऊपर से तो क्लियर वही दिख रही है। सीमिंग का मतलब भी क्या होता है, ऊपर ऊपर से जो दिख रहा है। एक्सप्लिसिट है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। फिर एक वो वाले वर्ड्स आ जाते हैं, क्लियर का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि कोई दाग धब्बा नहीं है उसके ऊपर, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, कोई दाग धब्बा नहीं है उस चीज के ऊपर, बिल्कुल क्लियर स्किन है, तो इमैक्युलेट है, इम्पेकेबल है, फॉल्टलेस है, फ्लॉलेस है। फिर एक वो वाले वर्ड्स आ जाते हैं, अनइक्विवोकल है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। फिर एक वर्ड होता है क्लियर एंड नोटिसिएबल, उसका वर्ड होता है कॉन्स्पिक्वस है, इसका मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल क्लियर है। कॉन्स्पिक्वस है मतलब परसेप्टेबल है, परसेप्टेबल मीन्स आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोटिसिएबल है मतलब बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एपरेंट है, एपरेंट का मीनिंग भी क्या होता है, ऊपर ऊपर से तो एकदम यही दिख रहा है, कुछ डिफरेंट है नहीं। कितने हो गए 2 4 6 8 10 2 4 6 7 8 9। एक वर्ड और बता दो, कोई चीज अगर एकदम क्लियर है तो, डिस्टिंक्ट है, राइट। चलो तो जो समय का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी क्या है, एल्यूसिव है। एल्यूसिव मीन्स हम उसको कैच नहीं कर पा रहे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी उसको समझ नहीं पा रहे। ऑस्टेंसिबल मीन्स जो ऊपर ऊपर से क्लियर दिख रहा है उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल। अच्छा क्लियर के किए हैं तो अनक्लियर के भी बता दो मुझे। क्लियर के अगर किए हैं तो अनक्लियर के भी बताएंगे सभी लोग मुझे। कोई चीज अगर अनक्लियर है इसका मतलब कैसी है, वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है। फिर एक वो वाले आप सारे छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ना वो सारे याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मडी है, हेजी है, और क्या कह सकते हैं, क्लियर नहीं है, ओपेक है, राइट, मर्की है मतलब क्लियर नहीं है, कोवर्ट है, कोवर्ट का मीनिंग क्या होता है, छुपी हुई है, हिडन है, मतलब क्लियर नहीं है। मिस्टिफाइड है, राइट, समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो वाले वर्ड्स आ जाएंगे इसमें, कंफ्यूजन है मतलब क्लियर नहीं है, मतलब कंफ्यूजन है, तो क्या कह सकते हैं, ब्लरी है। फिर कंफ्यूजन वाले वर्ड्स कौन कौन से आ जाएंगे, एनिग्मेटिक है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। फिर एक्सप्लिसिट उसमें था तो इम्प्लिसिट इसमें आ जाएगा। इम्प्लिसिट मीन्स खुद से समझ लो भाई, हम तो क्लियरली नहीं बताएंगे। मीन्स क्या है, इम्प्लिसिट है। क्लाउडी है, क्लियर नहीं है। बड़े आंकी याद रहेंगे। क्वांटिटी नहीं लिख सकती बेटा इसमें, क्योंकि क्वांटिटी नाउन होता है। एडजेक्टिव का सिनोनिम हमेशा एडजेक्टिव होगा, तो क्वांटिटी नहीं आ सकता। हाँ फिर वो सब आ सकते हैं, एजोटेरिक है, ये कॉम्प्लिकेटेड वाले हो गए। फिर
कॉम्प्लिकेटेड है मतलब क्लियर नहीं है, आर्केन है, रिकंडाइट है, फिर ये वाले सारे आ जाएंगे, मतलब क्लियर नहीं है, मिस्टीरियस है, क्लियर नहीं है, बाइजेंटाइन है, परप्लेक्सिंग है, मीन्स क्लियर नहीं है। फिर वो वाले वर्ड्स भी आ जाएंगे इसमें, फिर एब्स्ट्रूज है, मतलब क्लियर नहीं है, क्रिप्टिक है, मतलब क्लियर नहीं है। चलो बहुत सारे वर्ड्स हो गए। आ जाते हैं ट्रफल। ट्रफल का मतलब क्या होता है? कुछ जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, जो मामूली सी हो, उसको क्या बोलते हैं? ट्रफल। इस ट्रफल तो बहुत बार एग्जाम में नहीं आया, ट्रफलिंग बहुत बार एग्जाम में आया। ट्रफलिंग, पेटी, मतलब जिसकी कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो, इनसिग्निफिकेंट हो। पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है, ट्रिफलिंग और पेटी एडजेक्टिव फॉर्म्स होते हैं इसके। तो एक ऐसी चीज जिसकी ना के बराबर वैल्यू है, ट्रिवियलिटी, अनइम्पॉर्टेंस, इनसिग्निफिकेंस, कोई वैल्यू ही नहीं है। एंटोनिम सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, नेसेसिटी है, जरूरी है। तो अपना समय बर्बाद मत करो इन बेकारी की छोटी मोटी बातों पे, बड़ी पिक्चर पे फोकस करो, मतलब इंपॉर्टेंट वाली चीज पे फोकस करो। आपको ना ये वर्ड्स बेटा यहाँ से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने वोकैब वाला चैनल दिया है ना, देखो यहाँ से आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नोट डाउन करने में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वर्ड्स एक साथ होते हैं। तो आप लोगों को मैंने एक वोकैब वाला चैनल दिया हुआ है, जिसपे मैं ये वाले शॉर्ट्स रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ। वहां से करोगे ना तो ईजी रहेगा। 1 मिनट की वीडियो है, नोट डाउन करते हुए चलो सारे। अगला वर्ड क्या है? मजलिंग। मजल अगर आप कर रहे हो मतलब आप किसी को रोक रहे हो कि भाई तुम सामने मत आओ, तुम अपनी बात लोगों के सामने प्रस्तुत मत करो, इसका मतलब मजलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब है, V1 + ing है। तो किसी को रोकना, किस चीज से रोकना? फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस फ्रीली, कि वो इंसान अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस ना कर पाए। सप्रेस कर दिया, साइलेंस कर दिया, स्टिफल कर दिया, स्टिफल मीन्स उसका गला घोट दिया, रेस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। एंटोनिम्स, लिबरेट कर लिया, फ्री कर दिया, एनकरेज कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री करने का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इमेंसिपेटिंग। इमेंसिपेट कर दिया। मैम पीडीएफ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा, पीडीएफ से भी आप वर्ब्स कर सकते हो, बट होता क्या है, जब हम किसी चीज को सुनते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक रहती है। देखो किसी चीज को बोलते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम तक रहती है, फिर सुनते हैं फिर वो रहती है, लिखते हैं फिर वो रहती है, और लास्ट में रीड करते हैं वो रहती है। तो अगर आप किसी चीज को सुन रहे हो तो आपके दिमाग में ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू रीड करने से। तो गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो मीडिया को रोक रही थी, किस चीज से? पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगला वर्ड है रीआइटरेट करना। री शब्द का मीनिंग क्या होता है? अगेन, दोबारा। आइटरेट करना मीन्स कहना। तो अगर आप किसी चीज को रीआइटरेट कह रहे हो, कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज को बार बार कह रहे हो। मैं इस बात को रीआइटरेट करती हूँ, मतलब मैं इस चीज को बार बार कहती हूँ। अच्छा मैम वापस आ जाओ, मैं गई कहाँ थी बेटा? थी तो यहीं पर ही। चलो, रिपीट करना, रीस्टेट करना, एम्फेसाइज करना, रीअफर्म करना मीन्स दोबारा कहना। एंटोनिम्स, रिट्रैक्ट कर लिया, वापस ले लिया अपनी बात को, रिवोक कर लिया, कैंसिल कर दिया, रेसेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया। मुझे रिवोक रेसेंड के कुछ सिनोनिम्स बता दो जल्दी से। सीईओ ने कंपनी के कमिटमेंट को दोबारा बताया कि कंपनी का कमिटमेंट किस चीज को लेके है? सस्टेनेबिलिटी को लेके है, कि हम चीजों को ऐसे बनाएंगे जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो चीजें चलती रहेंगी। मुझे रिवोक के कुछ सिनोनिम्स बता दो, भूल गई हूं मैं, आप लोग बताओगे मुझे आज। रिवोक करना मीन्स रेसेंड करना, एब्रोगेट करना, एनल करना, नलीफाई करना, और कोई वर्ड जो मुझे याद ना आ रहा हो, कैंसिल करना, रिपील करना। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज को क्या कर दिया? क्वैश कर दिया। क्वैश कर दिया मीन्स हटा दिया, कि अब वो वैलिड नहीं है। आपने क्या कर दिया? उसको अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। चलो फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। कट डाउन मीन्स किसी चीज को कम करते जा रहे हो। वी हैव टू कट डाउन द यूज ऑफ पेपर। पेपर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं पेपर प्रोड्यूस करने की वजह से, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? कट डाउन करना पड़ेगा यूसेज पेपर का। तो वी हैव टू कट डाउन द यूसेज ऑफ पेपर मीन्स टू रिड्यूस समथिंग इन साइज। कम अलोंग, कम अलोंग का मतलब एक इंसान होता है, अचानक से आप आ गए सबके सामने, कम अलोंग।
एक होता है प्रोग्रेस करते जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तो यू हैव कम अलोंग वेल, तुमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। लाई डाउन, प्लीज लाई डाउन फॉर अ मिनट, मतलब आराम करो, रेस्ट करो। तो टू रिक्लाइन और रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लाई डाउन। गो ऑफ, द बॉम्ब वेंट ऑफ, जो बॉम्ब था वो वेंट ऑफ, वेंट ऑफ इज गो की सेकंड फॉर्म इज वेंट, मतलब फट गया। तो कोई चीज अगर फट जाती है अचानक से, बहुत तेज आवाज कर, द अलार्म वेंट ऑफ, अलार्म बहुत तेज आवाज करने लग गया, तो दैट इज व्हाट, क्या हुआ, वॉइस इशू हो रहा है। कितने लोगों को हो रहा है वॉइस इशू, ठीक है ना आवाज। एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकल जाना, ही वेंट ऑफ, मतलब वो वहां से चला गया। एक तीसरा मीनिंग होता है स्पॉइल हो जाना, फूड खराब हो गया, द पिकल्स वेंट ऑफ, मतलब पिकल जो अचार था वो खराब हो गया। मैम 5000 प्लस स्टूडेंट्स हो गए हैं, अब तो आदत सी है ऐसे जीने की। चलो अब तो एरिटोटल को आदत हो गई है, अभी कुछ दिन पहले ये नई चीज थी, बट हाँ। चलो आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पता क्या होता है, जब क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं ना, तो व्हाट आई फील इज एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग तरह के, अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन वाले, अलग अलग कंडीशंस वाले, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स सब साथ में आते हैं। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऐसी क्लास डिलीवर करे, वो ऐसा पढ़ाए कि हर बच्चे को फ़ायदा हो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, टाइम बाय टाइम, दिन पे दिन ये क्लास और अच्छी होती जा रही है। मैं और वर्ड्स ऐड करती जा रही हूँ, और सिनोनिम्स ऐड कर रहे हैं हम, और एंटोनिम्स ऐड कर रहे हैं, और ज़्यादा हम सीख रहे हैं, और ज़्यादा मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। क्यों? बिकॉज द पॉइंट इज मैक्सिमम फायदा होना चाहिए इस क्लास से सबको। ये 1 घंटा करने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। चलो, एवरी नुक एंड कॉर्नर, एवरी नुक एंड कॉर्नर मीन्स हर जगह मैंने देख लिया है। आई हैव सर्च्ड एवरी नुक एंड कॉर्नर, मतलब मैंने हर कोना कोना छान लिया, मतलब मैं उसके हर पहलू को देख चुकी हूँ, उसके हर चीज पे बात कर चुकी हूँ, उसको हर तरीके से टटोल चुकी हूँ। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर मीन्स एवरी पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। एस्पेक्ट मीन्स पहलू। अगला, कास्ट इन द सेम मोल्ड। मोल्ड क्या होता है? सांचा। तो अगर दो लोग सेम सांचे में बने हुए हैं, इसका मतलब वो दोनों लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर कास्ट, इफ टू पीपल आर कास्ट इन द सेम मोल्ड, दैट मीन्स दे आर वेरी सिमिलर, बहुत एक जैसे। अच्छा, ये ना बहुत बार एरर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कास्टेड लिख देते हैं वहां पे। हमेशा याद रखना, कास्ट वाले जितने भी शब्द होते हैं, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, कास्ट, इनकी दोनों फॉर्म्स सेम ही होती हैं। कास्ट, कास्ट, कास्ट होता है, कास्ट, कास्टेड, कास्टेड नहीं होता। इसके कुछ इडियम्स और होते हैं। एक होता है लाइक टू पीज इन अ पॉड। लाइक टू पीज इन अ पॉड का मतलब क्या है? मटर के एक छिलके के अंदर दो मटर, मटर का ऐसा छिलका होता है तो इसके अंदर दो मटर, मतलब दोनों एक जैसी सी होती है। फिर इस तरह के लोगों को, जो दो लोग बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं एक दूसरे के हम क्या है? ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? ऑल्टर एक रूड वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है अदर। ईगो का मतलब होता है आई। तो वो इंसान अगर आपका ऑल्टर ईगो है, मतलब वो इंसान बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल सेम है। टू एयर इज ह्यूमन, भाई गलती करना तो इंसान का काम है, माफ कर देना भगवान का काम है। तो गलती करना इंसान का काम है, मतलब इट्स नॉर्मल फॉर पीपल टू मेक मिस्टेक्स। गलती करना इंसान का काम है, तो नॉर्मल है गलती करना। टू मेक द माउंटेन ऑफ द मोल हिल मीन्स राई का पहाड़ बना देना। राई का पहाड़ बना दिया मतलब छोटे से इशू का इतना बड़ा इशू बना दिया। तो कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट थी, छोटी सी बात थी, आपने ऐसे दिखा दिया कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। छोटे से इशू का इतना बड़ा इशू बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल दिया। और क्या क्या कर दिया? अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, जले पर नमक छिड़क दिया। किसी के पेट में छुरा थोप के उसको टर्न कर रहे हो और दर्द दे रहे हो, टर्न द नाइफ। किसी की को चोट लगी है, ऊपर से आप उसकी इंसल्ट और कर रहे हो, एड इंसल्ट टू इंजरी। आग को हवा दे रहे हो, मतलब सामने वाले के दर्द को बढ़ा रहे हो।
किसी चीज को और भी ज्यादा खराब कर रहे हो, खराब चीज को खराब कर रहे हो, तिल का ताड़ बना दिया, राइट। टू मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, एवरीवन? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, पर उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 5800 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 5800 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। और जो लोग लाइक कर देंगे मुझे कमेंट में बताते भी जाएंगे, जिससे कि मैं आपको थैंक यू भी बोल सकूं। अ क्वेश्चन ऑफ हाइजीन, एक हाइजीन का सवाल है। हाइजीन का मतलब क्लीनलीनेस, साफ सफाई का सवाल। ऑन द गिलेन बैरे सिंड्रोम, ये कोई वायरस का नाम होगा। आउटब्रेक मीन्स फैल गया है, ये कहाँ फैल गया है? पुणे में। तो पुणे में कोई बीमारी है जो फैल गई है, उसके बारे में ऑथर बात करने वाले हैं। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। एंड जितने भी लोगों ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो परफेक्शन बैच 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 40% का जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जनवरी तक। तो आप 31 जनवरी तक परफेक्शन बैच को ले सकते हैं। 31 जनवरी को परफेक्शन बैच की पहली क्लास होगी, 2.0 की फर्स्ट क्लास होगी, तो उससे पहले पहले परफेक्शन बैच को जरूर एनरोल कर लेना। 31 जनवरी का मतलब क्या है? 29, 30, 31, दैट मीन्स फ्राइडे से। चलो आते हैं आज के आर्टिकल पे। सबसे पहले आप रीड करेंगे, जिस बाकी सारी डिटेल्स मैं क्लास के लास्ट में दूंगी, अभी यहाँ पे फोकस कीजिए और इसको रीड कीजिए। पढ़ लिया सभी ने? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? एट द हार्ट ऑफ द, एट द हार्ट ऑफ द मीन्स मेन जो पार्ट है, समथिंग विच इज मेन। करंट, करंट मीन्स जो अभी। गुइलेन बैरे सिंड्रोम, तो जीबीएस जो फैला हुआ है, जीबीएस बीमारी। आउटब्रेक मीन्स कोई चीज बहुत बड़े लेवल पे फैल जाए, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। ब्रेकआउट करना भी बोलते हैं। कोई चीज अगर ब्रेकआउट करी है, इसका मतलब क्या है? बहुत तेज, बहुत बड़े लेवल पे फैल गई है। आग के लिए यूज करते हैं, फायर ब्रोक आउट। वॉर के लिए यूज करते हैं, बीमारी के लिए यूज करते हैं। पुणे में ये बीमारी फैली है, वेयर ओवर 100 केसेस ऑफ, 100 से ज्यादा केसेस सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड मीन्स ऐसा शक है कि उनको जीबीएस वाली प्रॉब्लम हुई है, ये बीमारी हुई है। ये केसेस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं, और ये क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये बैक्टीरिया का एक इन्फेक्शन है, ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है। अ हेल्थ इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड, एक हेल्थ की जांच हुई, उसने रिवील किया। रिवील में सामने लेके आया। वो क्या सामने लेके आया? कि कैम्प्लायोबैक्टर जेजुनी, ये एक बैक्टीरिया है। ए बैक्टीरिया फाउंड इन, ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मीन्स जो गंदा खाना है जिसके अंदर बैक्टीरिया आ गया है, तो ऐसे खाने में और ऐसे पानी में पाया गया है। टू बी बिहाइंड, ये पीछे है, ये बैक्टीरिया एक कारण है। द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ केसेस, क्लस्टर मीन्स ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ केसेस इस बैक्टीरिया की वजह से हुए। इन ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स, जितने भी पेशेंट्स हैं, सारे के सारे पेशेंट्स में रीसेंट केस हिस्ट्री, अभी जो हिस्ट्री हुई है, रिसेंट केस हिस्ट्री मीन्स अभी जो केसेस सामने आए हैं, इन्होंने दिखाया है एपिसोड्स। एपिसोड्स मीन्स इवेंट्स, मतलब क्या क्या हुआ है? गैस्ट्रोएंट्राइटिस हुआ है, होता है ना पेट में गैस की शिकायत हो जाती है, वो हुई है। वॉमिटिंग हुई है, डायरिया हुआ है, एंड नोजिया। नोजिया का मतलब वही होता है जी घबराना, वॉमिटिंग की सेंसेशन होना, ये सब हुआ है बिफोर दी ऑनसेट। ऑनसेट मीन्स स्टार्टिंग, किसकी शुरुआत से पहले?
ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पेरिफेरल नंबिंग ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब जो इसका एक एट्रीब्यूट है, किसकी एक कह सकते हैं एक सिम्टम है। पेरिफेरल, पेरिफेरल का मीनिंग क्या होता है, सेकेंडरी, आसपास का। नंबिंग ऑफ जीबीएस, तो क्या हुआ, सबसे पहले तो वॉमिटिंग हुई, डायरिया हुआ, नॉजिया हुआ, चलो यहां तक तो सही था, बट उसके बाद क्या हुआ, नंबिंग हो गई। नंबिंग का मतलब क्या होता है कि होता है ना जब हाथ पैर नम हो गए, कोई भी चीज नम हो गई, मतलब काम ही नहीं कर रही, तो पैरालिसिस जैसी कंडीशन तक आ गई। इस जीबीएस ने नंबिंग कर दी, पेरिफेरल मींस जो बॉडी की सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उनको नंब कर दिया, पैरालिसिस तक हो गया इस बैक्टीरिया की वजह से। बाप रे। वन केस ऑफ डेथ, एक डेथ का भी केस सामने आया है ड्यू टू सस्पेक्टेड जीबीएस, ऐसा लग रहा है जिसमें ये बैक्टीरिया फैला है। सस्पेक्टेड मींस ऐसा लग रहा है, अभी फाइनल नहीं है, सस्पेक्टेड मींस शक है ऐसा। हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड, ऐसा भी एक केस रिकॉर्ड हुआ है कि डेथ भी हो गई है ऑफ अ पेशेंट, एक ऐसे पेशेंट की जो पुणे गया था। ये जो आउटब्रेक है, ये जो बीमारी फैली है, ये रिवील करती है, ये सामने लाती है दी फ्रैजिलिटी। फ्रैजिलिटी का मतलब क्या है, कमजोरी। किस चीज की कमजोरी है, ऑफ द स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मींस स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर की कमजोरी है, वो सिस्टम, यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब नहीं, यहाँ पे सिस्टम मतलब है। तो सिस्टम कमजोर है हमारा, अर्बन सिस्टम, जो शहर, अर्बन मींस शहर के सिस्टम जिस चीज पे बने हुए हैं वो कितना कमजोर है। पैथोजेंस, पैथोजेंस कौन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैनेज कर जाते हैं, बैक्टीरिया ब्रीच कर जाता है, ब्रीच मींस क्रॉस कर जाता है, किस चीज को क्रॉस कर जाता है, सारे सेफ्टी नेट्स को, मतलब सेफ्टी नेट्स मींस प्रोटेक्शन। तो जितना भी प्रोटेक्शन ह्यूमंस ने अपने लिए बनाया है वो सारा का सारा प्रोटेक्शन क्रॉस कर जाता है बैक्टीरिया, और हमारी बॉडीज में पहुंच जाता है और इतना नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करता है, इमर्ज कर जाता है, हमारी बॉडीज तक पहुंच जाता है, और फिर क्या मचा देता है, हेवॉक मचा देता है। हेवॉक मींस तबाही मचा देता है। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया वही था कि भाई एक बैक्टीरिया है जो फैला है, 100 लोगों से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, डेथ भी हो चुकी है, पैरालिसिस तक कर देता है ये बैक्टीरिया। ये दिखाता है कि इंसान कितना फ्रेजाइल है, पूरा सिस्टम हमारा कितना कमजोर है बैक्टीरिया के आगे। समझ में आया पैसेज सभी को? चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर करेंगे, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे सभी लोग। मुझे एक तो इज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, फाउंड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, नंबिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड, हैज बीन रिकॉर्डेड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, आर बिल्ट वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करेंगे। इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो कौन है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इज वर्ब का सब्जेक्ट एट द हार्ट ऑफ नहीं है, इज वर्ब का सब्जेक्ट है इन्फेक्शन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस यूज हुआ है। इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस क्या कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है एडवर्ब से या एडवर्बियल फ्रेज से, एट द हार्ट मीन्स कहाँ, वेयर, वेयर का आंसर दे रहा है, मतलब एडवर्बियल फ्रेज है, तो हम वहां पे इन्वर्जन यूज करते हैं, तो वर्ब पहले आती है और उसका सब्जेक्ट बाद में आता है। तो कौन सी चीज है, इन्फेक्शन है, तो ये इसका मतलब है कौन है, इन्फेक्शन है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट इन्फेक्शन है। फाउंड का सब्जेक्ट बैक्टीरिया है। नंबिंग पेरिफेरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, तो ये नाउन हो गया। V1 प्लस ING है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, जेरंड है। हैज ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड किया गया, केस रिकॉर्ड किया गया, तो इसका सब्जेक्ट केस है। हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आर का सब्जेक्ट सिस्टम्स है। चलो अब इसमें पार्सिंग कर लेते हैं। दिस एडजेक्टिव है, आउटब्रेक नाउन है, रिवील्स वर्ब है, द आर्टिकल है, फ्रेजिलिटी नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन द आर्टिकल, स्कैफोल्डिंग नाउन, दैट कंजंक्शन अर्बन एडजेक्टिव, सिस्टम्स नाउन, इन प्रेपोजिशन इंडिया नाउन, आर वर्ब, बिल्ट वर्ब, ऑन प्रेपोजिशन, वैसे पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, विद प्रेपोजिशन
पैथोजेंस नाउन, मैनेजिंग वर्ब, टू preposition, ब्रीच वर्ब, ऑल एडजेक्टिव, सेफ्टी नेट्स, सेफ्टी एडजेक्टिव, नेट्स नाउन ले सकते हो, इसको पूरा कंपाउंड नाउन भी ले सकते हो. That conjunction, humans noun, have verb, built verb, for preposition, themselves pronoun, to preposition, emerge verb, through preposition, and conjunction, cause verb, havoc noun. तो ये थी पूरी की पूरी पार्सिंग. चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग. हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? एनी स्लिप अप, स्लिप अप मीन्स कोई भी कमी रह गई, कुछ भी आप चीज़ों को मिस आउट कर गए. इन मेंटेनेंस, अगर आप मेंटेन करने में कोई भी कमी रह गई, या सर्वेलेंस में, सर्वेलेंस मीन्स आपकी नज़र रखने में कोई भी कमी रह गई, क्लियरली लीड्स टू, इससे क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है, लोगों को परेशानी होती है, इल हेल्थ, बीमार हो जाते हैं लोग, एंड डिबिलिटी, डिबिलिटी का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं से वो अपंग हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग. जीबीएस जो है एक रेयर, ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही रेयर, या फिर ये जो बीमारी है, बीमारी का नाम है ये, बीमारी जो है बहुत ही रेयर, रेयर मीन्स बहुत ना के बराबर होने वाली ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब एक तरीके से अंदर से नर्व्स वगैरह में, न्यूरॉन्स वगैरह में कमी आ जाती है. इन विच जिसमें पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ता है, वो एक अटैक कर देता है, हमारा ही इम्यून सिस्टम अटैक करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से टिंगलिंग होती है. टिंगलिंग की सेंसेशन पता है सभी को? टिंगलिंग होता है, ऐसा हल्का टिंगलिंग सेंसेशन होती है बॉडी में, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि कुछ चल सा रहा है, अजीब सा फीलिंग सी आती है, उसको बोलते हैं टिंगलिंग. वीकनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स वीक हो जाती है, नम्बिंग, सुन्न पड़ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है पैरों में और हाथों में. नॉट अनलाइक, ये ऐसा नहीं है. नॉट अनलाइक का मतलब क्या है? सेम. नॉट अनलाइक मीन्स सेम. किसके जैसा होता है ये? जैसे कि एक्यूट, एक्यूट मीन्स बहुत ही सिवियर, बहुत ही गंदा, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ पोलियो. तो जब पोलियो का पैरालिसिस होता है, उसमें जैसी फीलिंग होती है वैसी ही फीलिंग क्या होती है? इसमें होती है. फ्लैसिड का वैसे मतलब क्या होता है? वीक. अब यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस क्यों लिखा हुआ है? ये एक टर्म ही होगा फ्लैसिड पैरालिसिस. वैसे फ्लैसिड वर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो कमजोर सी है, सॉफ्ट सी है, उसको फ्लैसिड बोलते हैं. फ्लैसिड का एक और मीनिंग होता है, पेड़ों के लिए यूज करते हैं, जब पेड़ों की पत्तियों में पानी नहीं होता है, तो आपने लीव्स देखी होंगी कैसी सी हो जाती है, उसको भी फ्लैसिड लीव्स बोलते हैं. इट कैन बी कॉज्ड बाय, ये वायरल से हो सकता है, बैक्टीरिया के पुराने इन्फेक्शन से हो सकता है, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के हिसाब से. ग्लोबली, दुनिया भर में, इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया गया है, ऐसा पता लगाया गया है, ऐसा माना गया है, अनुमान लगाया गया है, दैट GBS की जो GBS बीमारी है, हैज अ इंसिडेंस ऑफ, ये कितनी होती है? 1 से 2 लोगों में होती है पर 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब बहुत ही रेयर बीमारी है, हर 1 लाख लोगों में 1 से 2 लोगों को होगी. एंड इज मोर प्रिडोमिनेंट, प्रिडोमिनेंट मीन्स प्रिडोमिनेंट को आप कह सकते हैं पावरफुल है, मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या है? कॉमन कह सकते हैं. ये ज्यादा कॉमन किसके बीच में? एडल्ट मेल्स. तो ज्यादातर ये एडल्ट मेल्स को होती है. वाइल इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया स्पेसिफिक मीन्स इंडिया की जो बड़ी बड़ी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज की गई हैं. एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब क्या? डिसीज से रिलेटेड, बीमारियों की जो स्टडीज की गई हैं इंडिया से रिलेटेड ऑन GBS में इंडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं की गई हैं, लैकिंग है, मतलब कम की गई हैं. एज टेस्टिंग, क्यों? क्योंकि GBS की टेस्टिंग करना इन अ रिसोर्स पुअर सेटिंग, ऐसी कंट्री में जहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, ये मुश्किल होता है, एक WHO रिपोर्ट के हिसाब से.
1993 में WHO की रिपोर्ट आई थी। इट वॉज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 138 केसेस देखे जाते हैं GBS बीमारी के, वर सीन एनुअली, हर साल 138 केसेस देखे जाते हैं। 7 मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स, 7 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, विद अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें से 75% जो केसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, एडल्ट्स में होते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमने ये बताया कि ये जो बीमारी होती है इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टिंगलिंग का सेंसेशन होता है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है। फिर ये बीमारी बहुत रेयर बीमारी है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, हर 1 लाख लोगों में 1 या 2 लोगों को होती है। और ज़्यादातर ये बीमारी किसमें होती है, एडल्ट मेल्स जो 18 साल के ऊपर मेल्स हैं उनमें ज़्यादातर बीमारी होती है। फिर ऑथर ने WHO की स्टडी के बारे में बताया कि इस स्टडी ने ऐसा ऐसा बताया है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सभी लोग। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड स्टडीज, हालांकि जो स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है, हैव शोन, उन्होंने बताया है कि ये नंबर्स कब बढ़ते हैं, ये जो बैक्टीरिया है ज़्यादा कब फैलता है, इन सीजन्स ऑफ वेदर चेंज, जब वेदर बदल रहा होता है। इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, दैट दिस इज, कि ये इंडिया का सबसे बड़ा आउटब्रेक है, सबसे ज़्यादा ये फैला है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। मतलब अभी तक इतना नहीं फैला था जितना ही अब फैला है। बेटा परफेक्शन क्लास होगी 11 बजे होगी, डोंट वरी। एरर डिटेक्शन की क्लास आज वेंसडे का दिन है, यूट्यूब पे होगी, 11 AM होगी। अब यहाँ पे फोकस कीजिए। पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं या फिर इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन थेरेपी दी जाती है। तो ये नाम है प्लाज्मा, आपको पता होगा बॉडी के अंदर प्लाज्मा होता है, उसको एक्सचेंज किया जाता है या फिर ये थेरेपी दी जाती है, मेडिकल वर्ड्स हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स फिर ठीक हो जाते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स क्या करते हैं, रिकवर कर जाते हैं। हाउएवर, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होते हैं, ये ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होते हैं इफ स्टार्टेड विद इन 2 वीक्स, अगर इनको 2 हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट कर दिया जाए ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स। तो आपको सिम्टम हो, आप उसके 2 हफ्ते के अंदर ही स्टार्ट कर दो, तभी ये ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, जिसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन, इसीलिए इस बीमारी को डिटेक्ट करना पहले और ट्रीटमेंट शुरू करना क्या हो जाता है, एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये तभी काम करेंगे जब आप क्या करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे, 2 हफ्ते के अंदर ही ये काम करेगा। रैपिड रिस्पॉन्स, रैपिड मीन्स बहुत तेजी से, रिस्पॉन्स टीम्स जो काम कर रही हैं, टीम्स पुणे में, वो इन प्लेस पे मतलब अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। वो वाटर सैंपल्स को कलेक्ट कर रही हैं, पानी का सैंपल ले रही हैं, और माउंटिंग, माउंटिंग मीन्स बढ़ा रही है, किस चीज़ को बढ़ा रही है, सर्वेलेंस की, वो नज़र रख रही है, टेस्टिंग कर रही है कम्युनिटी की। और एक सेंट्रल टीम, और एक सेंटर से भी टीम जो है उसको बहुत तेज़ी से भेजा गया है अफेक्टेड एरियाज में, जहाँ जहाँ ये बीमारी फैल रही है। इट इज़ की टू इंश्योर, की मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस, क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा, इस चीज़ को गारंटी कर लेनी पड़ेगी कि जितने भी कदम हैं, ऑल मेजर्स आर इन प्लेस, सारे के सारे कदम हम उठाएं पेशेंट्स को पिकअप करने के लिए, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको उनकी जगह से लेने के लिए, मतलब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए, और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ। इट इज़ द ड्यूटी, जिम्मेदारी है लोकल गवर्नमेंट की, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, पुणे की गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, कि वो क्लीन ड्रिंकिंग पानी दे सारे के सारे रेसिडेंट्स को, और इंश्योर करे, इस बात को गारंटी करे कि एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स इनफ,
सोशल मैसेजिंग प्रोवाइड की जाए, लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए पीरियोडिकली, समय समय पर, जिससे कि वो अवॉइड करें कंटामिनेटेड, गंदा, अनहाइजीनिक फूड को जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वो उसको अवॉइड करें। तो पूरे पैराग्राफ में वही बोला कि भाई ट्रीटमेंट हो जाता है, लोग रिकवर कर जाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो ट्रीटमेंट 2 हफ्ते के अंदर ही शुरू होना चाहिए जब पहला सिम्टम आया। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी टेस्टिंग हो, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो। सरकार को काम करना चाहिए, रेसिडेंट्स को अच्छा पानी मिलना चाहिए, मैसेजिंग मिलनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए इस सब चीज़ों के बारे में। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज समझ में आया सभी को? एवरीवन? चलो, टोन कैसी है? अर्जेंट एंड कॉशनरी। ऑथर ने बोला तुरंत एक्शन लेना होगा, केयरफुल रहने को ऑथर ने बोला, तो टोन्स अर्जेंट और कॉशनरी है। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग, एवरीवन। कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जीबीएस के आउटब्रेक को रोकने के लिए पुणे में? हाँ जी, कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है क्या पूरी दुनिया, पूरी कंट्री में? नहीं। एंटीबायोटिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? नहीं। हाँ, पानी का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है, कम्युनिटी की टेस्टिंग की जा रही है, रिस्पॉन्स टीम्स भेजी जा रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव तो कुछ लिखा ही नहीं था, आंसर इज सी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे। पैसेज क्या बोल रहा है कि ये जो जीबीएस आउटब्रेक है ये कमजोरी दिखा रहा है अर्बन सिस्टम की। तो पैसेज क्या बता रहा है? पैसेज बता रहा है कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो सारी सिक्योरिटी नेट को तोड़ के पहुंच पा रहा है। तो रैपिड रिस्पॉन्स टीम का फेलियर है? नहीं। हाँ, किस तरीके से पैथोजेंस जो है सारे सेफ्टी नेट को तोड़ के हम तक पहुंच जाते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की इनएडिक्वेसी, ऐसी कहीं बात नहीं हुई। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं है, आंसर इज बी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला स्किमिंग करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन हम स्किमिंग वाले आर्टिकल के करेंगे। तैयार? यूएस के जो इमिग्रेशन ब्लॉक्स हैं, यूएस जो अपनी कंट्री में लोगों को नहीं आने दे रहा है, ये खुद को ही हराने वाले रास्ते पे यूएस चल चुका है। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ के आप मुझे मेन आइडिया बताएंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 6700 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, बट 6700 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और एक मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे 6700 स्टूडेंट्स का ना, व्हाट्सएप पे। चलो स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग। व्हाट इज द मेन आइडिया? चलिए, क्या है मेन आइडिया? हम क्या देखते हैं सिलिकॉन वैली की भीड़ भाड़ों में, रिसर्च लैब्स में, बायोटेक हब्स में कौन देखते हैं? इमिग्रेंट्स आते हैं भाई। दुनिया भर के टैलेंटेड लोग जाते हैं सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, रिसर्च लैब्स में काम करते हैं। तो जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना केवल जॉब्स को फिल करते हैं, उनको क्रिएट भी करते हैं। स्टार्टअप्स लॉन्च करते हैं अमेरिका में जाके लोग, पेटेंट्स फाइल करते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं, अमेरिकन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से लेबर मार्केट्स काम करती है। जो डिबेट हो रही है H1B वीजास को लेके यूनाइटेड स्टेट्स में, वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि अगर आप इमिग्रेशन को रोक दोगे तो इससे क्या आपके नेटिव वर्कर्स के लिए और जॉब्स बनेंगी? रिसर्च ये दिखाती है कि ये अप्रोच गलत है, काउंटर प्रोडक्टिव है, ऑपोजिट है। एक स्टडी हुई, उसने भी बताया कि रेस्ट्रिक्शंस को इंक्रीज करने में कर दिए जाते हैं तो अमेरिकन कंपनीज को यूएस वर्कर को ज्यादा हायर नहीं करती हैं, वो फॉरेन हायरिंग ज्यादा बढ़ा देती हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज में ज्यादा हायरिंग करती हैं। तो पूरे पैराग्राफ में क्या बोला कि यार तुमको एक ना लोगों की सोच होती है कि फॉर एग्जाम्पल ये यूएस है, मैं अगर बाहर के लोगों को एंट्री अलाउ नहीं करूंगा यूएस में तो जॉब्स जो है यूएस के लोगों को मिलेंगी। बट ऑथर ने बोला कि ये सोच गलत है। क्यों ये सोच गलत है? क्योंकि भाई ये जो लोग आ रहे हैं ना, ये अपने स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं,
ये रिसर्च कर रहे हैं, ये इनोवेशन लेके आ रहे हैं, ये पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, तो ये जॉब्स क्रिएट भी कर रहे हैं। तो अगर आप इन लोगों को आने से बंद कर दोगे तो जॉब्स कम हो जाएंगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। नहीं, दूसरी बात, अब ये जो कंपनी है, अब ये बाहर के टैलेंटेड लोगों को हायर नहीं कर पा रही है, तो क्या ये यूएस के लोगों को हायर करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर ये कंपनी फॉरेन हायरिंग करती है, इनकी कंट्री में जाके इनको हायर कर लेगी। तो बेसिकली अप्रोच ही गलत है कि इमिग्रेशन रोकने से, वीजाज लोगों को देना रोकने से कंट्री के नेटिव लोगों को, लोकल लोगों को ज्यादा जॉब मिलेगी। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। पैसेज समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। हाँ जी, अगला पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या निकला? ये ऐसा लग सकता है, लेकिन वीजा रिस्ट्रिक्शन अगर आप लोगों को दोगे तो ये चीज ऐसा गलत नहीं है कि वो लोग फिर उन कंट्रीज में जाएंगे, दे विल, जहां पे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे, इंडिया और चाइना। नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप 1% इनिशियल एम्प्लॉयमेंट कम होता है यहाँ से, तो इसका टर्म क्या होगा कि फॉरेन एफिलिएट ग्रोथ रेट हो जाएगा इतने का। मतलब अगर वो अपनी कंट्री में हायर नहीं कर पाएंगे तो दूसरी कंट्रीज में जाके हायरिंग करेंगे। और ये सिर्फ रिप्लेसमेंट हायरिंग नहीं है, पूरी पूरी टीम को फिर ओवरसीज मूव कर देते हैं। अब उनको यूएस में स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हायरिंग के लिए, और उनको पता है कि उनको स्किल्ड लोग चाहिए, इमिग्रेंट्स आ नहीं सकते यूएस में, तो वो क्या करेंगे? इंडिया जाएंगे, इंडिया में सारा ऑपरेशन मूव कर देंगे, इंडिया से ही हायरिंग होगी सारी। फिर चाइना जाएंगे, चाइना में ही सारी हायरिंग कर लेंगे। तो उस कंट्री के लिए नुकसान है, इमिग्रेशन बंद करना कंट्री के लिए नुकसान होता है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। 10 लोगों को अगर आप वीजा नहीं दोगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है 8 फॉरेन वर्कर्स को हायर करेंगी बाहर जाके। बाकी रिसर्च भी दिखाती है कि एक जो वीजा होल्डर होता है वो इतनी जॉब्स क्रिएट कर लेता है, एवरेज इतनी जॉब्स क्रिएट हो जाती है। तो वीजा होल्डर्स भी जॉब क्रिएट करते हैं। तो जो इमिग्रेंट फाउंडेड कंपनीज हैं उनमें बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन्होंने जॉब्स क्रिएट करी है बहुत ज्यादा। रिसर्च भी दिखाती है कि इतने ज्यादा स्टार्टअप्स जो इमिग्रेंट्स नहीं करे हुए हैं अमेरिका में। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ना मिस्टर ट्रम्प का कि H1B वर्कर्स जो हैं उनकी वजह से सैलरीज कम हो रही हैं, उनकी वजह से नेटिव लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ये सही नहीं है। तो ऑथर ने वही बोला कि भाई इमिग्रेशन बंद करने से अमेरिका अपना ही नुकसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि इमिग्रेंट्स ही वहां पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स वहां पे स्टार्टअप्स चला रहे हैं, इमिग्रेंट्स वहां पे इनोवेशन लेके आ रहे हैं। और अगर आप वहां की कंपनी को अगर जॉब वो हायरिंग नहीं कर पा रही इमिग्रेंट्स की, तो किसी और कंट्री में जाके कर लेगी, पूरे पूरे ऑपरेशंस शिफ्ट कर देगी दूसरी कंट्री में जाके। तो ये सब अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक है जो मिस्टर ट्रंप ने कदम उठाया है। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि जो रिसर्च हुई इनके द्वारा, उसने बताया है कि लोगों के, वहां के जो लोग हैं उनकी सैलरी जब बढ़ती हैं, जब फॉरेन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सब लोगों को हायर किया जाता है, क्योंकि ये लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, इनोवेशन बढ़ाते हैं टेक्निकल फील्ड्स में। नेशनल लेवल पे भी बात करें, जो बाहर के काम करने वाले होते हैं जो अमेरिका में आते हैं, वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है स्किल बेस्ड। एक और रिपोर्ट आई, उसने भी बताया कि जो H1B वर्कर्स होते हैं वो कम पैसा कमाते हैं अपने यूएस काउंटर पार्ट से, इसीलिए वो नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं वेज ग्रोथ को, क्योंकि बाहर के लोग सस्ते मिल जाते हैं। तो मीडियन वेज जो है H1B वर्कर्स की, वो मोर देन डबल है, वो डबल है जनरल यूएस वर्कफोर्स की इन 2021 में। और 2003 से 2021 में 52% बढ़ी है, जबकि यूएस वर्कर्स की जो है वो 39% बढ़ी है। तो रिसेंट स्टडीज ने दिखाया है कि जो नॉलेज स्पिल ओवर्स है, मतलब नॉलेज एक से दूसरे पास जाती है, प्रोडक्टिविटी गेन होता है इमिग्रेशन से, उससे नेटिव की वेजेस बढ़ती है। क्योंकि जब
किन की वेज बढ़ रही है? जब इमिग्रेंट्स की वेज बढ़ रही है तो नेटिव की भी वेज बढ़ती है। कंपनीज को प्रॉब्लम नहीं होती ना जब हायरिंग में टैलेंट को, जो टैलेंट उनको चाहिए वो हायर कर पाते हैं, तो वो ऑपरेशंस को डोमेस्टिकली एक्सपैंड करती है, उसी कंट्री में एक्सपैंड करती है। इससे क्या होता है? और अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो ऑथर ने बोला कंपनीज को अगर आसानी से हायरिंग मिल जाएगी अच्छे अच्छे लोगों की बाहर की कंट्री से, तो वो उसी कंट्री में अपने ऑपरेशंस बढ़ाएगी तो हायरिंग होगी फिर से। लेकिन जब उस कंट्री के ऊपर, उस कंट्री में रेस्ट्रिक्शन होगा इमिग्रेशन का, तो वो कंपनी क्या करेगी? वो दूसरी कंट्री में जाके हायरिंग करेगी, तो वो कंपनी अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट करेगी। तो इससे नुकसान किसका होगा? उस कंट्री का होगा। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया सिर्फ एक ही लाइन का था कि ट्रंप जी ने जो इमिग्रेशन वाला कदम उठाया है, जो वो रोक रहे हैं इमिग्रेशन, जो वो डिपोर्टेशन कर रहे हैं, इसका नुकसान ही होने वाला है अमेरिका को, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला अमेरिका को। दिस वॉज द मेन आइडिया ऑफ द एंटायर पैसेज। कितने लोगों का मैच किया? चलो क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। इमिग्रेंट फाउंडेड कंपनीज का क्या रोल है? वो इनोवेशन को दबाते हैं क्या? नहीं। वो जॉब्स बहुत कम रेट पे जनरेट करते हैं? नहीं। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं बहुत ज्यादा। आंसर इज सी। वेरी गुड। सब्सिडीज की तो बात ही नहीं हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ध्यान से पढ़िए। पैसेज ने क्या सजेस्ट किया है वेज ट्रेंड्स को लेके? पैसेज ने वेज ट्रेंड्स को लेके क्या बताया है? कि H1B वालों की वेजेस ज्यादा हैं। क्या बताया? देखो पढ़ो। जो मीडियन वेज है, एवरेज वेज है H1B वर्कर्स की, वो डबल से ज्यादा है जनरल यूएस वर्कफोर्स की 2021 में। आंसर इज, रुकी हुई है, स्लोअर रेट पे बढ़ी है। नहीं, ये तो हायर रेट पे बढ़ी है, ये हायर रेट पे बढ़ी है, ये भी उल्टा लिखा हुआ है, बहुत कम वेजेस है। आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन, हाई स्किल्ड इमिग्रेशन का क्या इफेक्ट होता है? नेटिव वेजेस को कम करता है? नहीं, बढ़ाता है। ऑथर कह रहे हैं इससे नेटिव लोगों की भी वेजेस बढ़ते हैं क्योंकि प्रोडक्टिविटी आती है, इनोवेशन आता है। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन। चलिए मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स आपको याद हुए। एवरी नुक एंड कॉर्नर मीन्स हर हिस्सा उस चीज का। कास्ट इन द सेम मोल्ड, एक जैसे हैं। एर इज ह्यूमन, गलती करना तो इंसान का काम है। मेक माउंटेन ऑफ द मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। EADB एंड C। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है हर हालत में। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल बुक है, उस बच्चे के घर भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। एवरीवन हैज टू राइट देम। 40% का डिस्काउंट का ऑफर आप लोगों का एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जनवरी तक। परफेक्शन, नया वाला परफेक्शन कल से 31 जनवरी, दैट इज परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो मेक श्योर करो कि आप परसों से पहले पहले परफेक्शन बैच को जरूर एनरोल कर लो। 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट है आज तक का IAS ऑफिसर की हिस्ट्री में। कोड आप लगाओगे रिपब्लिक, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट टॉपिक्स आपको मिलेंगे। परफेक्शन बैच तो सभी को पता ही है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं परफेक्शन बैच को रेगुलरली। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप उनसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो। एक आदत बना लो परफेक्शन और एडिटोरियल को रेगुलरली करने की, इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बट उसके लिए आपको इन दोनों क्लासेस को रेगुलरली करना पड़ेगा। 2 घंटे इंग्लिश को रोज देने पड़ेंगे। 2 घंटे इंग्लिश को रोज दे दोगे, अपने आप इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई भी पेपर दोगे मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। ठीक है,
कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सारी PDF, सारी मैगजीन्स, आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है।